डन। देखिए पिछली कक्षा में हमने बात कर ली थी आवेश क्या है, आवेश के गुणधर्म। हमने घर्षण वैद्युत पढ़ा, घर्षण वैद्युत के बाद हमने पढ़ा आवेश के मात्रक के बारे में। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम पिछली वीडियो थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम लिखने वाले हैं आवेशों के गुणधर्म। किसके गुणधर्म? आवेशों के गुणधर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं आवेशों के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो आवेशों के गुण, देखिए तो आज हम बात करें आवेशों के गुणधर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले गुणधर्म की। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? आवेश अदिश। ठीक है, पहला यह है कि आवेश हमारे पास कैसी अदिश राशि है। अगर ये अदिश राशि है तो जब हम इसका योग करेंगे तो अदिश राशियों का सिंपली हम बीजगणितीय योग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा यह है कि आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक हमारे पास होता है धनावेश। कौन सा होता है? धनावेश, जिसको अपन लिखते हैं प्लस। और दूसरा हमारे पास होता है ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश, जिसको हम क्या कहते हैं? माइनस। और ये धनावेश और ऋणावेश, इसका जो नामकरण किया वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन किसने किया था? फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम अगले गुणधर्म की अगर बात करें तो जो समान आवेश होते हैं, समान आवेश, देखो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। ये हमारे पास प्लस का आवेश है, इसको हमने ये लिया और इसको इधर। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। ये प्लस है, अगर हम इस प्लस की छड़ के पास किसी दूसरे प्लस आवेश को लेकर आए तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे को, ये इसको दूर धकेलेगी और ये इसको, तो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित। ऐसे ही अगर हम एक ऋणावेश वाली छड़ है, इस छड़ को भी धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं और इसके पास किसी दूसरी ऋणावेश को लेकर आते हैं। इसको लेकर आते हैं ऋणावेश को, तो यह है आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। जबकि अगर हम असमान आवेशों की बात करें तो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। क्या करते हैं? जैसे देखो यहां पे अगर देखें हम, ये हमारे पास एक छड़ है और इस पर है धनावेश। जब इस छड़ के पास हम किसी दूसरी ऋणावेशी छड़ को लेकर आते हैं तो यह छड़ इसको अपनी ओर आकर्षित करती है और ये इसको, तो ये किसका गुण लगे होंगे? आकर्षित। हम ये कह सकते हैं कि आवेश कम से कम दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला गुणधर्म है कि आवेश जो है, आवेश योज्यता नियम का उपयोग करता है। आवेश योज्यता नियम का उपयोग करता है। अब ये योज्यता नियम क्या है, इसको अपन को पढ़ना है। तो देखो आवेश का योज्यता नियम कहता है कि अगर हमें किसी भी निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है तो किसी निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम जिस नियम का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं योज्यता नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश का जो मान है वो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कैसी राशि? आवेश अदिश। देखिए जैसे हमारे पास ये एक निकाय है, ये कोई निकाय है, इसमें एक आवेश इधर रखा है, ये आवेश है Q1, एक आवेश इधर है, ये आवेश कितना है? Q2, एक आवेश इधर है, ये आवेश कितना है? Q3, यहाँ पे एक आवेश कितना है? Q4, और लास्ट में कोई आवेश कितना है? Qn। तो योज्यता नियम के अनुसार किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि हमने माना कि हमारे पास एक निकाय है, उसमें n आवेश उपस्थित है, पहला आवेश का मान है Q1, दूसरा Q2, Q3, Q4 और Qn, तो तब निकाय का
निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का कुल आवेश आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और लास्ट में क्या आएगा डॉट 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 कितना Qn। ये हमारे पास कहता है योज्यता नियम। यदि हमें किसी निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, योज्यता नियम का। अब हम बात करते हैं कि इस नियम का से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे सिंपली हमसे एक बात कह दिया कि दिए गए निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, कुल आवेश। यहां पे हमारे पास एक निकाय है, ये है 2 माइक्रोकुलाम। कितना है, 2 माइक्रोकुलाम। यहां पे एक आवेश है, ये है 5 माइक्रोकुलाम। एक आवेश इधर है -3 माइक्रोकुलाम। एक आवेश इधर है 6 माइक्रोकुलाम और एक आवेश यहां पे रखा है हमारे पास, इसका मान है -2 माइक्रोकुलाम। और हमसे क्वेश्चन कह दिया कि दिए गए निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है कि जितने भी आवेश इसमें उपस्थित हैं उन सभी आवेशों का हमको क्या करना है, योग। तो हम लिखेंगे किस निकाय का कुल आवेश, तो कुल आवेश Q बराबर जितने भी हैं सभी को जोड़ना है अपन को। तो पहला आवेश है 2 कुलाम, फिर प्लस कितना है 5 माइक्रोकुलाम, फिर प्लस -3 माइक्रोकुलाम, फिर प्लस 6 माइक्रोकुलाम और फिर लास्ट है प्लस कितना -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो 2 माइक्रोकुलाम प्लस 5 माइक्रोकुलाम प्लस -3 माइक्रोकुलाम प्लस 6 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम। तो टोटल देखो धनात्मक आवेश एक साथ जोड़ेंगे 2 और 5 7 और 6 13। टोटल आवेश तो कितना हो गया 13 माइक्रोकुलाम। और इसमें से जाएगा कितना 3 और 2 5, 5 घटाना है अपन को 5 माइक्रोकुलाम। हमारे पास आंसर आएगा Q बराबर कितना 8 माइक्रोकुलाम। Q बराबर कितना आ गया 8 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम। तो ये इस निकाय का कुल आवेश है। ये नॉर्मल सवाल, हमारे पास एक सवाल है। इसके बाद अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास कोई निकाय दिया गया है, उस निकाय में छायांकित भाग का आवेश ज्ञात करो या फिर उभयनिष्ठ भाग का कुल आवेश ज्ञात करो, तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो हमारे पास वो सवाल है कि दिए गए निकाय में छायांकित या उभयनिष्ठ भाग का कुल आवेश ज्ञात करो कि उस पर कुल आवेश कितना है। तो देखो हमारे पास ये सवाल है, एक क्वेश्चन, ये इसमें कोई हमारे पास ये पूरा निकाय है, इसमें 2 निकाय एक साथ जुड़े हुए हैं। यहां पे कोई आवेश है 10 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम, यहां पे एक आवेश है 5 माइक्रोकुलाम -3 माइक्रोकुलाम, ये दे दिया हमको 2 माइक्रोकुलाम और यहां पे दे दिया अपन को 3 माइक्रोकुलाम। इधर दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम और इधर हमको दे रखा है 15 माइक्रोकुलाम और इधर है 4 माइक्रोकुलाम। आपसे कह दिया कि दिए गए निकाय में उभयनिष्ठ जो भाग है, उस उभयनिष्ठ निकाय या उभयनिष्ठ भाग का कुल आवेश कितना है। तो हमें क्या करना है, अगर कुल आवेश निकालना है तो हम केवल उभयनिष्ठ वाला है। देखो ये वाला जो है, ये वाला जो आवेश है उभयनिष्ठ हिस्से का भाग नहीं है, ये उभयनिष्ठ का नहीं, तो हमको केवल यदि उभयनिष्ठ का निकालना है तो हम केवल ये जो बीच वाला आवेश है इसको जोड़ेंगे, और पूरे निकाय का निकालते तो हम सभी को जोड़ते। तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ निकाय का कुल आवेश। तो उभयनिष्ठ निकाय का कुल आवेश आएगा Q बराबर, तो देखो कितना है 5 माइक्रोकुलाम प्लस कितना है ब्रैकेट में -3 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम और प्लस कितना है बेटा ये 3 माइक्रोकुलाम। देख लो उभयनिष्ठ हिस्से में 5 माइक्रोकुलाम, फिर ये प्लस, लेकिन है किसका माइनस का, तो -5 3 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम और 3। जब इनको जोड़ेंगे तो प्लस वाले एक साइड, तो जोड़ेंगे देखो 5 और 2 7 और 3 हमारे पास कितने होंगे 10, तो 10 माइक्रोकुलाम तो हो गया प्लस का, और माइनस का कितना है 3 माइक्रोकुलाम। तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा 7 माइक्रोकुलाम। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 7 गुणा 10 की घात -6 कुलाम।
तो इस प्रकार हम योज्यता नियम की सहायता से किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आवेश के अगले गुणधर्म की बात करें तो अगला गुणधर्म यह है कि आवेश निश्चरता नियम का, आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है। अगला गुणधर्म यह है कि आवेश किस गुणधर्म का पालन करता है, कि आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? निश्चरता नियम का। अच्छा, निश्चरता नियम क्या है वो अपन को देखना है। देखिए, आवेश की निश्चरता से आप क्या समझते हैं, आज बताइए आवेश की निश्चरता से आप क्या समझते हैं। तो आवेश की निश्चरता नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उस वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जितना आवेश किसी वस्तु में विराम या स्थिर अवस्था में है, उतना ही आवेश उस वस्तु में कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? गतिशील अवस्था में। जैसे देखो, तो अर्थात हम लिखें Q स्थिर बराबर में क्या आएगा? Q गतिशील, Q गतिशील। तो निश्चरता नियम में कहता है कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है A, इसमें मान लो 2 कूलाम आवेश है और जब ये विराम अवस्था में, यदि ये वस्तु गति करने लग जाए तो गति करने लग जाए मान लो 2 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। तो गतिशील अवस्था में भी इस वस्तु पर आवेश कितना रहेगा? प्लस का 2 माइक्रोकूलाम। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उस वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात कोई वस्तु, जितना आवेश किसी वस्तु में विराम अवस्था में रहेगा, उतना ही आवेश कौन सी अवस्था में रहेगा? गतिशील अवस्था में। इसको हम कहते हैं निश्चरता नियम। कई बार पूछता है कि आवेश की निश्चरता से आप क्या समझते हैं, तो हम सिंपली कह देंगे कि आवेश की निश्चरता का अभिप्राय इस बात से है कि जितना आवेश किसी वस्तु में विराम या स्थिर अवस्था में पाया जाएगा, उतना ही आवेश कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? गतिशील अवस्था में। ठीक है। परंतु अगर हम बात करें कि किसी भी वस्तु का आवेश तो उसकी गति पर निर्भर करता है, परंतु किसी हल्के पिंड का जो द्रव्यमान है वो उस वस्तु की गति पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान है वो उस वस्तु की गति पर निर्भर करता है, ये बात अपन को किसने बताई थी? आइंस्टीन ने। किसने बताई थी? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था सापेक्षिकतावाद। कौन सा दिया था? सापेक्षिकतावाद। आइंस्टीन ने सापेक्षिकतावाद के आधार पर यह बताया कि किसी भी हल्के कण का जो द्रव्यमान है वो उस वस्तु की गति पर निर्भर करता है, और इस द्रव्यमान की गति पर निर्भरता को दिखाने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया। वो सूत्र है m बराबर m0 बटे √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन कितना? c स्क्वायर। जहां m0 तो है पिंड का विराम द्रव्यमान, पिंड का विराम द्रव्यमान। अगर v की बात करें तो v है पिंड का वेग, पिंड का वेग। और अगर हम c की बात करें तो c होता है प्रकाश का वेग। किसका वेग होता है? प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की पावर कितना? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि आज तक किसी भी पिंड या कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें, देखो किसी भी पिंड का वेग जो है, तो यानी कि जो v है ये किसी पिंड का वेग, तो v इज वेरी वेरी लेस देन c। किसी भी पिंड या कण का वेग हमेशा प्रकाश के वेग से कम होता है, तो v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो v अपॉन c लिखे तो वेरी वेरी लेस देन c, अर्थात v अपॉन c का मान 1 से कम आएगा। जब v अपॉन c का मान 1 से कम है तो यहां पर हम इसका मान निकालें, v स्क्वायर बटे c स्क्वायर का मान निकालें, तो ये मान भी किससे प्राप्त कम होगा? 1 से। जब इस वैल्यू को हम इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, इस वैल्यू को, तो यहां पर ये देखो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर मान 1 से कम है। जब ये 1 में से घटेगा तो ये जो वैल्यू है ये नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी, और जब ये नीचे वाला मान कम होगा तो हम इसे भाग देते तो हमें m का मान m0 से क्या प्राप्त होगा? ज्यादा। अर्थात जब इसका उपयोग करेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से रिजल्ट आएगा m इज ग्रेटर देन कितना? m0।
एम नॉट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गतिशील कण का द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान से सदैव क्या पाया जाता है, अधिक। अर्थात यदि कोई कण विराम अवस्था में है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो me बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात कितना होता है, 31 kg, इसका माइनस का। ठीक है, ये इसका विराम द्रव्यमान है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का जो गतिशील अवस्था में द्रव्यमान है वो इस स्थिर द्रव्यमान से क्या पाया जाता है, अधिक। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान तो वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता, परंतु उस हल्के कण का जो द्रव्यमान है वो उस वस्तु की गति पर निर्भर करता है। अर्थात ये कह सकते हैं, इससे स्पष्ट है कि गतिशील अवस्था में किसी भी कण का द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान से सदैव अधिक पाया जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कई बार कि यदि कोई कण जिस पर 2 कूलाम आवेश है, यदि वो कण का वेग प्रारंभ की तुलना में 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसके आवेश और उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु के आवेश पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आवेश निश्चलता नियम का पालन करता है, परंतु उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, क्योंकि आइंस्टीन ने क्या कहा कि किसी भी गतिशील कण का जो द्रव्यमान होता है वो उसके विराम द्रव्यमान से सदैव क्या पाया जाता है, अधिक। अच्छा, इस बात से एक निष्कर्ष और निकलता है कि यानी कि यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो आवेशित वस्तु से संबंधित होता है द्रव्यमान। आवेशित वस्तु से संबंधित क्या होता है, द्रव्यमान। तो हम ये कह सकते हैं यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो उस वस्तु में द्रव्यमान होना आवश्यक है। अर्थात आवेश की परिकल्पना बिना द्रव्यमान के नहीं की जा सकती, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होना आवश्यक है, परंतु यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1 माइनस का ही, तो उसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg, ये होता है me। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस, तो उसका द्रव्यमान होता है mp बराबर 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg। लेकिन देखो दोनों आवेशित कण है तो दोनों का द्रव्यमान संभव है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं कि यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो उस वस्तु पर आवेश भी जरूर नहीं। जैसे न्यूट्रॉन होता है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है 0n1, तो इस कण का द्रव्यमान तो होता है कि mn बराबर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है, तो आवेश कितना है, 0। तो इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो उसका द्रव्यमान से संबंध होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान है उस पर आवेश हो ये बात आवश्यक नहीं है। ये अपन को निश्चलता नियम से एक बात और पता लगती है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आवेश होता है, आवेश क्वांटीकरण नियम का पालन करता है। आवेश क्वांटीकरण नियम का पालन करता है। अच्छा, आवेश का क्वांटीकरण नियम क्या है वो अपन को देखना है। देखिए आवेश के अगर हम क्वांटीकरण नियम की बात करें तो आवेश का क्वांटीकरण नियम क्या है वो देखते हैं। तो देखो इस नियम के अनुसार, किसके अनुसार, क्वांटीकरण नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। अर्थात हम लिखें तो Q बराबर कितना आएगा, Ne। यानी कि क्वांटीकरण नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात Q बराबर कितना हो गया, Ne। क्या हो गया हमारे पास, Ne। अब देखो बात करें Ne, तो देखो ये हो गया जहां n बराबर तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां पे n बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका मान आएगा n बराबर 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी।
और अगर हम बात करें ई, तो ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, अर्थात Q बराबर NE, जहां पर Q तो उस वस्तु में उपस्थित आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये जो E है ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर ये जो आवेश है, इस आवेश का मान जो ज्ञात किया गया, इस आवेश का जो मान अपन ज्ञात कर रहे हैं, वो मान किसके द्वारा ज्ञात किया गया? मिलीकन ने अपना एक प्रयोग किया। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है, ये आवेश का मान मिलीकन के तेल बिंदु प्रयोग, मिलीकन के तेल बिंदु प्रयोग से ज्ञात किया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वांटिकरण नियम है। अब देखो, अगर हम क्वांटिकरण नियम की बात करते तो इस पर आधारित एक दो क्वेश्चन है, वो अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सुनिए। वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर आवेश 1 कूलम है, मान लो प्लस का 1 कूलम है, यदि किसी वस्तु पर आवेश प्लस का 1 कूलम है, तो बताइए उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन, या उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। तो अपन ने जब घर्षण विद्युत पढ़ा तो ये बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करेगी उस पर धन आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर ऋण आवेश। इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर प्लस आवेश आया है तो उसने इलेक्ट्रॉन दान किए, तो उसने पूछा यदि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है प्लस का, तो बताइए उसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए। तो हमको इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो हमने लिख दिया Q बराबर कितना लिख दिया? 1 कूलम। फिर अपन लिखेंगे क्वांटीकरण नियम से। कौन से नियम से? क्वांटीकरण नियम से। तो क्वांटीकरण नियम होता है Q बराबर कितना होता है बेटा? Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne। तो यहां से हमको N का मान निकालना, तो N बराबर आएगा Q बाई E। हम N का मान रखें तो N बराबर आएगा कितना? Q का मान है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, अगर हम इसको आगे और हल करें तो देखो, तो जब इसको अपन आगे हल करते हैं तो यहां से इसका पॉइंट हटेगा, ये गुलाम से गुलाम कट जाएगा, तो n बराबर ये हो जाएगा 10/16। देखो ये पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 10/16, और जब ये 10⁻19 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10⁻+19। इसको अपन काटते हैं 5, और ये आएगा 8 गुणा 10 की घात कितनी है? 19। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 18, और एक जीरो अपन ने यहाँ लगा दी। तो अब हमको 8 का भाग देना है, तो अपन लिखेंगे तो n बराबर 10 की घात कितनी? 18। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 50 में 8 का भाग देते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 6.25 गुणा 10⁻18। अगर कोई आपसे कह दे कि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है, प्लस का 1 कूलम आवेश है, तो वो वस्तु कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगी? तो उनकी संख्या है 1.25 गुणा 10⁻18। और अगर वो कहता है किसी वस्तु पर -1 कूलम आवेश है, तो उसका मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6.25 गुणा 10 की पावर कितने आएंगे? 18। तो यानी कि यदि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो अपन देखते हैं भाई ना। अभी देखो, देखिए
अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें तो हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम किसी वस्तु को, हमारे पास एक वस्तु है ऊन, जब उस ऊन की वस्तु को प्लास्टिक की वस्तु से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक पर 3 × 10⁻⁻7 कूलम से वह प्लास्टिक की वस्तु आवेशित हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि जब किसी ऊन को प्लास्टिक की वस्तु से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक पर 3 × 10⁻⁻7 कूलम ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो बताइए कि ऊन से प्लास्टिक पर कितने इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। ठीक है। और दूसरा ये पूछा कि क्या ऊन से प्लास्टिक पर संहति यानी कि द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है या नहीं, ये अपन को कैलकुलेट करना। देखो तो हम क्या लिखेंगे कि हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि पॉलीथीन पर आवेश, तो पॉलीथीन पर आवेश आया है Q बराबर कितना, -3 × 10⁻⁻7 कूलम। जब पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा गया तो उस पॉलीथीन पर कितना ऋणावेश आया, 3 × 10⁻⁻7। इसका मतलब यह है कि पॉलीथीन ने ऊन से इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण। तो वो पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अपन को याद करा, तो हम किसका उपयोग करेंगे, क्वांटीकरण नियम का। तो क्वांटीकरण नियम से तो क्या कहता है क्वांटीकरण नियम, Q बराबर कितना हो गया, Ne। हमको यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो N बराबर आएगा Q/E। तो N बराबर Q का मान कितना है, -3 × 10⁻⁻7 बटे E का मान -1.6 × 10 की घात कितनी है, -19। इसको अपन आगे और हल करते हैं। देखो जब इसको आगे हल करेंगे थोड़ा सा तो देखो, तो जब इसको अपन करेंगे तो देखो माइनस से माइनस कट गया तो ये आएगा 3, ये पॉइंट हटेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 16 और गुणा 10 की घात, ये जब ऊपर जाएंगे 19 तो जाएंगी प्लस की और 7 रहेंगी माइनस की, तो 19 में से 7 गए तो 10 की घात कितनी बचती है, 12। अब हल करते तो n बराबर हमारे पास आएगा ये कितना, 15/8 गुणा 10 की घात कितना, 12। जब 15/8 को अपन हल करते हैं तो 15/8 को हल करने पर आंसर आता है 1.875 गुणा 10 की घात कितनी, 12। अर्थात जब हमने नीचे लिखेंगे अतः कि जब ऊन से प्लास्टिक को रगड़ा जाता है तो ऊन से प्लास्टिक पर 1.875 गुणा 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। उसने पूछा कि क्या ऊन से पॉलीथीन पर या प्लास्टिक पर द्रव्यमान की संहति हुई है। तो हम ये जानते हैं कि यदि ऊन से इलेक्ट्रॉन किस पे गया है, पॉलीथीन पर, किस पे गया है, पॉलीथीन पर, तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इसका मतलब ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान गया है, कितना गया है वो कैलकुलेट करना। तो हम दूसरे वाले में लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान या कह सकते हैं संहति का स्थानांतरण होता है। अब कितना होता है ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो कितना होगा देखो, तो हम लिखेंगे कि डेल्टा M बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है Me, कितना होता है Me, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं N, तो कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, डेल्टा M बराबर N इंटू में Me। तो मान रख दे, तो डेल्टा M बराबर Me का मान हमारे पास है 1.875 गुणा 10 की घात कितनी है, 12,
और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg। ठीक है, तो डेल्टा m बराबर, तो इसको जब अपन हल करेंगे तो 1.875 गुणा, ये लगभग हमारे पास 9.1 है तो लगभग हम इसको 9 लिख सकते हैं, 9। तो ये बचेगा फिर 10 की घात 31 में से कितनी घटानी है, 12, तो 10 की घात हमारे पास बचेगी कितनी, माइनस की 19 kg। तो हम इस 9.1 को 9 लिखा है, गुणा कर लेते हैं। डेल्टा m बराबर 9 पंचो 45 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67 हासिल 6, 9 8 72 और 6 78 हासिल 7, और लास्ट में करेंगे 9 एकम 9 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 16। 3 के बाद दशमलव गुणा 10 की घात माइनस 19 होता है, माइनस 19 kg। तो इतने द्रव्यमान का क्या हुआ है, हमारे पास स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसका एक आखिरी हमारे पास और इसका एक और बचा है गुणधर्म, वो अपन को लिखना है। देखो आपने कहा कि आवेश दो प्रकार का होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित। आवेश योज्यता नियम का पालन करता है, ठीक है, आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है, आवेश क्वांटीकरण नियम का पालन करता है। इन तीनों को अपन ने पढ़ लिया। अब आखिरी और बचता है कि आवेश संरक्षण नियम का, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, पालन करता है। अच्छा, आवेश का संरक्षण नियम क्या है वो सुनो। तो हमने प्रकृति में हमारे पास 4 संरक्षण नियम होते हैं। कितने संरक्षण नियम होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है रेखीय संवेग संरक्षण नियम। प्रकृति में केवल 4 ही संरक्षण नियम। पहला है रेखीय संवेग संरक्षण नियम, दूसरा है कोणीय संवेग संरक्षण नियम, तीसरा हमारे पास है ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, और चौथा जो हमारे पास है जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो है आवेश संरक्षण। तो देखो ये तीनों नियम तो हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या है, और ऊर्जा संरक्षण। अब हमको बात करनी है आवेश संरक्षण नियम की। तो आवेश संरक्षण नियम है क्या, वो अपन को देखना है। तो सिंपल सा है कि आवेश संरक्षण नियम के अनुसार अपन को क्या पढ़ना है, आवेश संरक्षण नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी भी विलगित निकाय का आवेश, विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, संरक्षित या नियत रहता है। क्या कहेंगे, इस नियम के अनुसार किसी भी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। विलगित निकाय का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी निकाय जिसका परिवेश यानी वातावरण से कोई मतलब नहीं है, उसको अपन कहते हैं विलगित निकाय। जैसे जब हम 11th में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं खुला निकाय। यदि कोई भी निकाय वातावरण के साथ द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान करे तो उसे अपन कहते हैं खुला निकाय। जैसे हम किसी भी खुले पात्र में गर्म चाय को रख दे तो गर्म चाय की वाष्प भी बाहर जाती है और धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं खुला निकाय। सेम एक होता है बंद निकाय, कि यदि हम ऐसा निकाय जिसका परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं होता, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बंद निकाय। जैसे किसी भी गर्म चीज को अगर हम ढककर रख दें, तो जब ढककर हम रख देंगे तो केवल उसके ऊर्जा में कमी होगी, ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बंद निकाय। ऐसे ही ऐसा निकाय
जिसकी, ऐसा निकाय जिसके लिए वो वातावरण के साथ ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का क्या करे, आदान प्रदान करे, उसे अपन कहते हैं विलगित निकाय। तो ऐसा कोई भी निकाय जिसका बाहरी वातावरण से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि किसी भी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश को इलेक्ट्रॉन की सहायता से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ये होता है आवेश संरक्षण नियम। अब यहां पे अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें, एग्जाम्पल्स की, तो पहला देखो, जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं, कौन सी आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं, सारी की सारी आयनिक अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण नियम का पालन करती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl नमक, जब इस नमक को हम जलीय विलयन करते हैं तो ये बनता है Na+ और Cl-। जब किसी भी आयनिक यौगिक का आयनीकरण किया जाता है तो वो उसके आयनों में टूट जाता है, अर्थात NaCl पर टोटल आवेश कितना होता है, 0। आयनित होने के पश्चात Na पर आवेश है प्लस का E, पर प्लस Cl पर आवेश है माइनस का E। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल आवेश कितना आएगा, 0। तो जितनी भी हम आयनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, सारी की सारी आयनिक अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण नियम का क्या करती हैं, पालन करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे उदाहरण की, तो घर्षण वैद्युत, कौन, घर्षण वैद्युत। तो घर्षण वैद्युत की प्रक्रिया, तो देखो घर्षण वैद्युत की प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, पालन करता है। तो घर्षण वैद्युत की प्रक्रिया में भी जो आवेश होता है वो संरक्षण नियम का पालन करता है। कैसे पालन करेगा, तो हमने कहा था कि हमारे पास ये कोई वस्तु है A और ये कोई वस्तु है B। प्रारंभ में यह है घर्षण से पूर्व, घर्षण से पूर्व। तो घर्षण से पूर्व दोनों ही वस्तुओं पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए घर्षण से पूर्व टोटल चार्ज कितना है, 0। जब इन दोनों वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करेगी वो आएगी धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। इस प्रक्रिया में जितना आवेश, मान लो इसके ऊपर 10 कूलाम आवेश आया प्लस का, तो दूसरी वस्तु पर कितना आएगा, माइनस का 10 कूलाम आवेश आएगा। तो घर्षण के बाद, इसके बाद घर्षण के पश्चात, घर्षण के बाद, तो घर्षण के बाद 10 प्लस का माइनस का, तो कुल आवेश कितना है, 0। तो घर्षण वैद्युत की प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। और तीसरी और आखिरी अगर हम बात करें, तो जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, सभी नाभिकीय अभिक्रियाएं, सभी नाभिकीय अभिक्रियाएं, सभी नाभिकीय अभिक्रियाएं आवेश, सभी नाभिकीय अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण नियम का, संरक्षण नियम का पालन करती हैं। तो जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी भी किसका पालन करती हैं, आवेश संरक्षण का। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल माने कि नाभिक के भीतर पाया जाता है न्यूट्रॉन 0n1। तो जब इस न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन की एक विशेषता है कि न्यूट्रॉन का 17 मिनट, कितने, 17 मिनट या लगभग कह सकते हैं 1000 सेकंड, 17 मिनट या 1000 सेकंड के बाद इसका विघटन होता है और न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन यानी कि 1h1 प्लस एक बनाता है इलेक्ट्रॉन 1 - 1e0। देखो ये प्रोटॉन को लिखने का तरीका है इलेक्ट्रॉन का। तो जब भी न्यूट्रॉन का विखंडन होता है 17 मिनट या 1000 सेकंड के पश्चात, तो एक तो बनाता है प्रोटॉन और एक क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन उदासीन कण है, तो न्यूट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर आवेश है मान लो प्लस का E, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, माइनस का E। तो टोटल आवेश हमारे पास कितना हो जाएगा, 0।
इसके अलावा और भी जो नाभिकीय अभिक्रिया के उदाहरण आते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आवेश संरक्षण के। तो आज की क्लास में हमने केवल आवेश के गुणधर्मों की बात की है, जिसमें अपन ने पढ़ा कि आवेश दो प्रकार का है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। असमान आवेश क्या करते हैं? आकर्षित। आवेश का योज्यता नियम, कि आवेश योज्यता नियम का पालन करता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि आवेश क्वांटी का नियम का पालन करता है। इसके बाद अपन ने कहा कि जो आवेश है वो निश्चरता नियम का पालन करता है। ठीक है, निश्चरता नियम, क्वांटी का नियम, योज्यता नियम क्या है, इनके बारे में जानकारी अपन ने की। और आखिरी अपन ने पढ़ा कि आवेश जो है वो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। उदाहरण लिखा है जितनी भी सारी की सारी आयनिक अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण नियम का पालन करती हैं। सारी घर्षण वैद्युत की प्रक्रिया में भी, इसमें घर्षण वैद्युत की प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन किया जाता है। और आखिरी जो अपन ने पढ़ा वो हमने लिखा जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं सारी की सारी नाभिकीय अभिक्रियाएं भी किसका पालन करती हैं? आवेश संरक्षण नियम का पालन करती हैं। इसके बाद अगले जो होगी वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां, कि आवेश उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसके बाद कूलाम का नियम, कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की निर्भरता। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? वो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, धन्यवाद।